नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे अंग्रेजों से संघर्ष की सीरीज का भाग 8। इसके अंतर्गत हम आंग्ल बर्मा युद्ध को देखेंगे। आंग्ल बर्मा युद्ध में जो 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए उनको देखेंगे। उसके बाद चलेंगे रूहेला और उसके विपक्ष में अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों के युद्ध को, जिसमें रूहेला युद्ध के अंतर्गत पिथौरा युद्ध को भी देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध या आंग्ल बर्मी युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1823 से 1828 ईस्वी तक लगभग। प्रथम युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय शासन काल में हुआ था। कारण इसके प्रमुख कारण थे बंगाल की पूर्वी सीमा पर बर्मा साम्राज्य का विस्तार होता है, प्रवासियों द्वारा आकारान में लूटमार तथा आसाम और मणिपुर वापस लेने का प्रयत्न, सीमा संबंधी झगड़े तथा कचार में बर्मा सेना का प्रयोग, जो प्रवेश होता है कचार में बर्मा सेना का, इस कारण से इस युद्ध के कारण बनते हैं। युद्ध की घोषणा करने में बंगाल सरकार के उद्देश्य, जब युद्ध की घोषणा बंगाल सरकार द्वारा की जाती है, उसके उद्देश्य क्या क्या थे? बर्मा के भय से बंगाल को सुरक्षित कराना, बर्मा की शक्ति क्षीण करके उसे नीचा दिखाना, व्यापक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना तथा ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार करना। ये इंग्लिश साम्राज्य की कुछ नीतियां थीं। इसमें समुद्री बेड़ों द्वारा जो आक्रमण किया जाएगा उसके बारे में हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी तक चला। 3 सेनाएं स्थल मार्ग से आसाम, कचार, मणिपुर तथा अराकन की ओर से तथा एक जल मार्ग द्वारा रंगून भेजी गई। जो जल मार्ग की हमने चर्चा की थी उसके द्वारा रंगून भेजी जाती है। प्रारंभ में अराकान को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कुछ सफलताएं मिली, पर वर्षा ऋतु के अधिक कठिनाइयों तथा असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। सन 1825 के अंत तक आसाम, मणिपुर तथा अराकान में बर्मी सेनाएं खदेड़ दी गईं। पीगू और तेना सरीम तथा अराकान से बर्मा सेनाएं खदेड़ दी गईं। पीगू और तेना सरीम पर अधिकार कर लिया गया तथा बर्मा सेनापति महाबदला मारा गया। फरवरी 1826 तक ब्रिटिश सेनाएं राजधानी आवा के निकट पहुंच गईं। विवश होकर बर्मा के सम्राट को यादाम पर अपमानजनक संधि करनी पड़ी। जो यादाव की संधि है वो वहां पर अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। परिणामतः आसाम, अराकान और तेना सरीम ब्रिटेन साम्राज्य को मिले और जो मणिपुर था वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आता है। अंग्रेजों को 1 करोड़ हरजाना के रूप में दिया गया बर्मा सरकार द्वारा। आवा में ब्रिटिश रेजिमेंट रहने लगा और रतनपुर, जो आवा बर्मा की राजधानी थी, वहां पे में ब्रिटिश रेजिमेंट रहने लगा और रतनपुर की संधि द्वारा विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई। इस युद्ध की हानियों तथा अव्यवस्था के कारण एमहर्स्ट की कटु आलोचना की गई। जो एमहर्स्ट था उनकी काबिलियत के बाद भी काफी सारी आलोचनाएं की गई, क्योंकि युद्ध अव्यवस्थित तरीके से लड़ा गया था। चलिए अब चलते हैं द्वितीय बर्मा युद्ध की तरफ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध सन 1852 ईस्वी में यादांदू की संधि की शर्तों का पालन होने के कारण 1840 जो यादांदू की संधि होती थी अपमानजनक, उसके बारे में चर्चा की थी। प्रथम में यादांदू की संधि के शर्तों का पालन होने के कारण 1840 में अंग्रेजों को बर्मा में से अपनी रेजिडेंसी हटा लेनी पड़ी। उनके व्यापार भी यथेष्ट वृद्धि न हो सकी। इस पर रंगून की असंतुष्ट अंग्रेज व्यापारियों ने लॉर्ड डलहौजी के पास बर्मा सरकार के विरुद्ध अतिरंजित शिकायतें भेजी, क्योंकि व्यापारियों का व्यापार चल नहीं रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी के पास में उल्टी सीधी बातें पहुंचाते हैं और लॉर्ड डलहौजी उस टाइम बहुत सारे भारत में भी उल्टे सीधे काम कर रहा था, तो बिना सोचे समझे वो बर्मा के लिए भी आदेश जारी कर देता है। डलहौजी ने इन्हें सच मानकर समुद्री सैनिक अफसर लैबर्ट को रंगून भेज दिया
उसने अपने अभिमान को और हट की समस्या को सुलझाने की अपेक्षा अधिक पेचीदा बना दिया। बर्मा गवर्नर के व्यवहार से असंतुष्ट होकर उसने बंदरगाह पर गोलीबारी कर दी और कलकत्ता वापस आकर डलहौजी को युद्ध करने की सलाह दी। पीगू प्रांत तथा रंगून में बंदरगाह पर अंग्रेजों की दृष्टि पहले से ही थी, इसलिए गवर्नर जनरल ने अल्टीमेटम देकर बिना युद्ध की घोषणा किए ही 1852 में युद्ध छेड़ दिया और बिना संधि किए ही केवल एक घोषणा द्वारा धमकी देकर बर्मा के सबसे अधिक समृद्धशाली प्रांत पीगू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह द्वितीय बर्मा युद्ध अनुचित और अन्यायपूर्ण था। इससे बर्मा एक स्थलीय राज्य रह गया। उसके वैदेशिक संबंध अंग्रेजों की इच्छा पर अवलंबित हो गए। आंतरिक क्रांति के द्वारा पैगन को हटाकर मिंडन सम्राट बनाया गया। जो पहले पैगन था सम्राट, अब उसे मिंडन को नया सम्राट घोषित किया जाता है और अंग्रेजों द्वारा समुद्री मार्ग पर इनका पूरा बर्मा साम्राज्य का कब्जा कर लिया जाता है। अब ये अंग्रेजों की इच्छा से ही व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध को। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध सन 1885 ईस्वी में जो होता है। 33 वर्षों के बाद सन 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे। उत्तरी बर्मा पर बढ़ते हुए फ्रांसीसी प्रभाव को हटाना, क्योंकि दक्षिणी भाग में समुद्री मार्ग पर पूरे कब्जा हो चुका था अंग्रेजों का। जो व्यापार की समस्याएं बंद हो चुकी, जो व्यापारी मार्ग था वो बंद हो चुका था, इसलिए इन्होंने उत्तरी मार्ग से फ्रांसीसियों की मदद लेके व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। सारे बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर दक्षिण चीन से संपर्क स्थापित करना तथा बर्मा के व्यापार और तेल पर अधिकार करना। ये चाहते थे कि जो दक्षिणी चीन का हिस्सा है वहां से संपर्क स्थापित करके व्यापार को चीन के बहुत आगे तक पहुंचाया जा सके, इसलिए ये चीन से संपर्क करना चाहते थे और बर्मा में जो तेल और व्यापार क्षेत्र था उस पर भी आधिपत्य करना चाहते थे। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन की समस्या को सुलझाने के बहाने युद्ध छेड़ दिया गया। सम्राट थीबो को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने स्वतंत्र बर्मा का अस्तित्व मिटा दिया। अभी तक जो स्वतंत्र बर्मा था थोड़ा क्षेत्र, उसको अब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। विजित प्रदेशों को नियंत्रण में लाने में 5 वर्ष लगे। 5 वर्ष का समय लगता है जो जीते गए क्षेत्र थे उन्हें अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए। इस प्रकार बर्मा भारत का एक अंग बन जाता है सन 1885 ईस्वी में। ये तृतीय आंग्ल बर्मा से जुड़ी कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं चित्र जो तृतीय आंग्ल बर्मा के दौरान है। अब चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कैसे तीनों बार में तीनों जब युद्ध होते हैं उसमें कैसे बर्मा का क्षेत्र अधिग्रहित अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं चित्र को। ये आप देख सकते हैं जो पहला चित्र है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पहला चित्र आप देख सकते हैं, ये पहले पूरा यहाँ से पूरा जितना कलर में आपको दिख रहा है ये पहले बर्मा साम्राज्य का क्षेत्र था पूरा। फर्स्ट बार के दौरान में ये जो ऑरेंज कलर का क्षेत्र है ये अंग्रेजों द्वारा आधिपत्य कर लिया जाता है ये क्षेत्र, और ये येलो जो पिंक कलर का क्षेत्र आपको दिख रहा है इस क्षेत्र से जो बर्मा लोग थे वो व्यापार चालू रखे थे। लेकिन द्वितीय बार के दौरान ये येलो जो पिंक कलर का क्षेत्र है इस पर भी कब्जा कर लिया जाता है। अब इनके पास समुद्री मार्ग आप देख सकते हैं चित्र में कहीं से बाकी नहीं रहता है, अब ये स्थल मार्ग पर ही सीमित रह जाते हैं। तो ये उत्तरी भाग से फ्रांसीसियों की मदद लेके व्यापार करने लगते हैं। लेकिन बाद में थर्ड बार 1885 के दौरान इस पूरे भाग पर कब्जा करके इसे भारत का अंग बना लिया जाता है, ब्रिटिश भारत का अंग बना लिया जाता है। और ये तृतीय जो आंग्ल बर्मा युद्ध होता है उसकी कुछ तस्वीरें हैं युद्ध के बाद की। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं रोहिला युद्ध को। प्रथम रोहिला युद्ध, जो रोहिला राज्य था उसकी सीमा को कुछ फिर से हम स्पष्टीकरण कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले जो स्वायत्त राज्यों का गठन था, नए राज्यों का गठन था, उसमें हमने रोहिला साम्राज्य को देखा था। दक्षिण में फर्रुखाबाद सीमा थी और उसके पूर्व में अवध साम्राज्य था और पश्चिम में शायद मुगल साम्राज्य की सीमाएं वगैरह लगती थी। इस प्रकार से कुछ इनका
साम्राज्य सीमा थी। अब रुहेला साम्राज्य में किन कारणों से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको देखते हैं। 1773-74 में मुगल सम्राट का प्रतिनिधित्व करते हुए अवध के नवाब शुजा-उद-दौला द्वारा अफगान पहाड़ियों से उत्तर भारत के रोहिलखंड में आकर बसे रुहेलाओं के विरुद्ध एक दंडात्मक अभियान था। हमने देखा था बक्सर युद्ध कहानी। बक्सर युद्ध में जो था अंग्रेजों का समर्थन मिल जाता है, उसके अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला होते हैं उनको। इस कारण से आगे चल के जो अंग्रेजों की मदद लेके ये युद्ध को छेड़ेंगे। और क्यों ये अभियान होता है इसको भी अभी और देखेंगे। इसकी लड़ाई छिड़ती है पानीपत के युद्ध से। कर्ज में डूबे रुहेलाओं के विरुद्ध छेड़े गए इस अभियान से में नवाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी का भी समर्थन मिला। जैसे हमने बताया था बक्सर के युद्ध में संधि के बाद में इसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भी जो नवाब लखनऊ का नवाब अवध का नवाब होता है उसे समर्थन मिलता है। मराठाओं माधवराव, ये माधवराव का बाद जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है उसमें सब मिट जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था माधवराव जो मराठा होता है जो पेशवा बनता है अगला, वो तेजी के साथ जो खोई हुई शक्ति होती है उसे जुटाने का प्रयास करता है। उसी में ये रुहेलाओं से बदला लेगा। द्वारा पहाड़ों में धकेले जाने से पूर्व कुछ पूर्व रुहेलाओं ने शुजा-उद-दौला से जो कुछ अंग्रेजों के सहयोगी थे सहायता का अनुरोध किया। जब माधवराव ने रुहेलाओं पर आक्रमण किया था तो जो शुजा-उद-दौला होता है उससे मदद की मगार कर। क्यों ये युद्ध होता है इसकी पृष्ठभूमि जो पानीपत में होती है, जो अहमद शाह अब्दाली होता है उसका समर्थन रुहेला तथा अवध के नवाब द्वारा किया जाता है, जिस कारण सदाशिव भाऊ वगैरह सब, विश्वास राय वगैरह सब मारे जाते हैं क्योंकि इन्हें खाना की आपूर्ति इधर मिल नहीं पाती है और अहमद शाह अब्दाली को खाना की आपूर्ति अवध तथा रुहेलखंड के नवाबों द्वारा प्रदान की जाती है। इसका बदला लेने के लिए माधवराव फिर पहुंचता है एक एक करके सबसे बदला लेने के लिए। युद्ध के बाद जब नवाब ने रुहेलाओं की 40 छड़ें वापस करने की मांग की तो रुहेला के प्रमुख ने भुगतान करने से मना कर दिया। जो 40 छड़ें सोने की थी वो जो अवध के नवाब द्वारा इन रुहेलाओं को दी गई थी तो रुहेला नवाब से वापस मांगी जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं तुमने युद्ध में मुझे धोखा दिया इसलिए वो युद्ध छड़ें तुम्हें वापस नहीं करी जाएंगी। नवाब ने तब उस राज्य को हड़पने का निर्णय लिया और सहायता के लिए वारेन हेस्टिंग से अनुरोध किया जो 40 लाख के रुपए की राशि के भुगतान के बदले सहायता देने के लिए मांग गया। जो अवध का नवाब होता है वो 40 लाख रुपए अंग्रेजों को देता है और सैनिक सहायता की मांग करता है बदले में। हेस्टिंग ने इस आधार पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया कि रुहेला अंग्रेजों के लिए खतरा थे क्योंकि वह अवध के एक हिस्से से लगे हुए थे। जैसे हमने बताया था पूर्वी सीमा जो थी वो अवध साम्राज्य से लगती थी रुहेलाओं की। हाफिज रहमत खां की अगुवाई वाले रुहेला सेना को 23 अप्रैल 1774 को मीरापुर कटरा की लड़ाई में कर्नल अलेक्जेंडर चैंपियन के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। जो अंग्रेजों की सेना थी उसके द्वारा इन्हें पराजय का सामना करना पड़ता। चलिए आगे देखते हैं। इसी निर्णायक युद्ध में हाफिज रहमत खां की मृत्यु हो जाती है। जो युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे हाफिज रहमत खां रुहेलाओं का, वो मारे जाते हैं और बची खुची रुहेला की लाल ढांग के पास में पहाड़ियों में भाग गई। जो सेना थी रुहेला वो लाल ढांग की पहाड़ी थी, वहां पर भाग जाती है। शेष बचे वफादार रुहेलाओं के साथ फैजुल्ला खां द्वारा लाल ढांग की पहाड़ियों में जंगलों में चले गए। अंग्रेज और अवध की संयुक्त सेनाएं भी उसी वर्ष अगस्त 1774 के अंत में इस क्षेत्र की घेराबंदी की। अंततः दोनों पक्ष थक गए और शांति की कामना करने लगे। शाह सूजा जो अपने पैर के कैंसर से पीड़ित थे पर तुरंत शांति चाहते थे, इस कारण रुहेलाओं को एकता को जो तोड़ने के कई प्रयासों के बाद उन्होंने अंततः फैजुल्ला खां के अधिकार को कम करने के प्रयास में हाफिज रहमत खां के बेटे मोहम्मद खान को रिहा करने का फैसला किया। जो हाफिज रहमत खां युद्ध मारे गए थे उनका बेटा जो मोहम्मद खां था उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसे रिहा करने का आदेश जारी करते हैं। जबकि उसी समय उन्होंने फैजुल्ला के साथ निरंतर संचार बनाए रखा।
उनकी रणनीति काम कर गई और 7 अक्टूबर 1774 को फैजुल्लाह ने लाल ढांग की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके अनुसार उन्हें अपने चयन के क्षेत्र में एक रियासत दी गई, जिसमें रामपुर रियासत का निर्माण किया गया। मतलब जो रोहिला साम्राज्य था उसमें 2 रियासतें बना दी गई, एक रामपुर साम्राज्य और एक रोहिलाओं की अलग। रोहिलाओं का पतन हो गया और इससे अवध ने लूटकर कब्जा कर लिया। एक रामपुर साम्राज्य छोटा सा बना दिया गया और जो सीमाएं थी वो अवध साम्राज्य ने लूटकर बढ़ा ली और इस तरीके से रोहिलाओं का पतन हो गया। अधिकांश रोहिला राज से निकल गए, तब वे एक गोरिल्ला युद्ध करने की इच्छा से गंगा पार चले जाते हैं। गंगा को पार करके युद्ध की रणनीति तैयार करने के लिए चले जाते हैं। ब्रिटिश सुरक्षा के तहत एक रोहिला रियासत रामपुर में स्थापित की गई, जिसे हमने बताया था रामपुर रियासत रोहिलाओं से अलग करके नई स्थापित की जाती है ब्रिटिश सुरक्षा के अंतर्गत। फैजुल्लाह खां इस नवनिर्मित रामपुर रियासत के नए नवाब बनने में सफल रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे मोहम्मद अली खान रामपुर के नवाब हुए, जिन्हें उनके छोटे भाई और फैजुल्लाह खां के दूसरे बेटे गुलाम मोहम्मद खान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। जो फैजुल्लाह खान थे उनके दूसरे बेटा था गुलाम मोहम्मद खान, उसे द्वारा अपदस्थ था उसे कर दिया जाता है। गुलाम मोहम्मद के अधीन अफगान रोहिलाओं की आकांक्षाओं ने उन्हें 1794 में द्वितीय रोहिला युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिसका मूल उद्देश्य रोहिलाओं के पूर्ववर्ती क्षेत्र को फिर से प्राप्त करना, क्योंकि रामपुर रियासत छोटी सी रह गई थी और जो रोहिला साम्राज्य था उसे अवध द्वारा लूटकर अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था और जो द्वितीय रोहिला युद्ध का कारण बनती है। चलिए देखते हैं 1794 का युद्ध, द्वितीय रोहिला युद्ध। द्वितीय रोहिला युद्ध इसे 1794 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1794 में एक महल तख्ता पलट में रामपुर के दबंग और बुरे स्वभाव वाले नवाब मोहम्मद अली खां को उनके बेटे छोटे भाई गुलाम मोहम्मद खान बहादुर ने पदच्युत कर दिया और डूंगरपुर निर्वासित कर दिया, जहां बाद में उन्हें नींद में ही गोली मार दी जाती है। गुलाम मोहम्मद को आम लोगों द्वारा रोहिलखंड के पूर्वी क्षेत्रों से मुक्ति का अभियान शुरू करने के लिए मजबूर किया गया था। अब जो अवध के और अंग्रेजों के अधीन था, जो अंग्रेजों और अवध ने जो रोहिलखंड का साम्राज्य था उस पर कब्जा कर रखा था, उसे स्वतंत्र कराने के लिए मुहिम उठ पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय रोहिला युद्ध, बिठौरा युद्ध, इसे इतिहास में बिठौरा युद्ध इस नामों से भी जाना जाता है। 26 अक्टूबर को बिथौरा गांव में ये युद्ध होता है, इसीलिए इसे बिथौरा युद्ध या बिठौरा युद्ध भी कहा जाता है। रोहिलाओं ने जंगल में छिपकर आगे बढ़ रहे ब्रिटिश सैनिकों पर भ्रामक हमला कर दिया। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि वे युद्ध की शुरुआत में एक अग्रिम घुड़सवार सेना भेजकर करेंगे और अंततः तब तक रास्ता देंगे जब तक रोहिल्ला ब्रिटिश तोपों की सीमा में नहीं आ जाते, मतलब ब्रिटिश तोपों के सामने नहीं आ जाते रोहिल्ला, तब तक वो अग्रिम सेना में घुड़सवार रखेंगे। रोहिला घुड़सवार की सेना ब्रिटिश घुड़सवार के सेना के पूरी तरह से परास्त कर दिया गया। जो रोहिला घुड़सवार सेना ने जो ब्रिटिश घुड़सवार सेना थी उसे तबाह कर दिया। ब्रिटिश घुड़सवार सेना के भागने के कारण बंदूकों के इस्तेमाल के लिए कोई जगह नहीं बच पाई। रोहिलाओं ने ब्रिटिश पैदल सेना के दाहिने विंग को पूरी तरह परास्त कर और तोड़ दिया। नवाब गुलाम मोहम्मद खान के जीत के ढोल पीटने शुरू कर दिए। हालांकि जनरल अमरकाम्पी ने अपनी जमीन पर डटे रहे और केंद्र में को बनाए रखा और अंततः एक और घुड़सवार सेना आगे बढ़ने में कामयाब रहे। रोहिलाओं को अग्रिम गार्ड ने अपनी जीत की खुशी में मृतकों के सिर काटने शुरू कर दिए, जो अंग्रेजों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। क्या करते हैं, ये अपनी जीत की खुशी में इतने पागल हो जाते हैं कि जो मर गए थे सैनिक उनके सर काटना शुरू कर देते हैं। जो ब्रिटिश सैनिक होते हैं उनका सर काट काट के फेंकने लगते हैं, पागलपन दिखाने लगते हैं, जिससे अब वो इनके ब्रिटिश के निशाने पे आ जाते हैं और एक एक करके सब मारे जाएंगे। आखिरकार भारी तोपों की गोलाबारी के बाद रोहिलाओं की अनुशासनहीनता के कारण उन्हें
पराजित कर दिया गया और सेना भाग गई। क्योंकि साहब तुम शिकार सामने हो फिर भी अंग्रेज ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अंग्रेज तोप दाग देते हैं और सारे जो रोहिल्ला थे वो मारे जाते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। कमालजई के रूप में सेना का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में शामिल नहीं हुआ और कई कमालजई सैनिक ब्रिटिशों के साथ चले गए। गुलाम मोहम्मद की लगभग 25,000 रोहिल्लाओं की सेना को पिथौरा के ब्रिटिश सेना ने हराया था। यहाँ युद्ध के 2 स्मारक हैं, एक रोहिल्लाओं का और दूसरी मृतक सैनिकों का। साथ ही एक ही निगरानी टावर भी है। यहाँ पर जो निगरानी टावर भी बना हुआ है, ये जो द्वितीय रोहिल्ला युद्ध से जुड़े कुछ चित्र आप देख सकते हैं उस समय के हैं। ब्रिटिश स्मारक एक चौकोर 4 दीवारी के साथ हमें है और बीच में एक स्मारक है जिस पर सभी दफन ब्रिटिश सैनिक और अधिकारियों की तारीखों के नाम भी लिखे गए हैं। यह फतेहगंज में बरेली की ओर जाने वाले राजमार्ग के ठीक दाईं ओर सिंथेटिक और केमिकल रबर फैक्ट्री बंद हो चुकी है। उसकी 4 दीवारी के ठीक पहले स्थित है जो ये जगह है पिथौरा युद्ध की, जहां पर ब्रिटिश सैनिक मारे गए। ये रबर फैक्ट्री जो बंद हो चुकी है उसकी 4 दीवारी से ठीक पहले स्थित है, जो वहाँ पर ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे बहुत सारे। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये रोहिला साम्राज्य आप देख सकते हैं। इधर अवध का क्षेत्र था, नीचे इधर फर्रुखाबाद क्षेत्र था और इधर मुगल सम्राट की सेना भी लगती थी। इस प्रकार से कुछ ये साम्राज्य था और इधर शायद ये नेपाल का भी क्षेत्र लगता था। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।